हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैसे ज्ञान बाय रुचिका। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग का। देखिए, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हम कभी ना कुछ क्रैम करके भी लर्न करते हैं। क्वेश्चन का आंसर होते कभी हमें समझ नहीं भी आता तो हम इजीली उसको लर्न करके क्रैम कर लेते हैं। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम क्रैमिंग कर नहीं सकते। ठीक है, तो अगर वो आपको समझ आएगा तभी आप उसके क्वेश्चन कर सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए आपको? मैथ्स की मैं आपको एक इतनी बढ़िया ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप मैथ्स में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना ताकि आपका जो मैथ्स का जो डर है वो सब निकल जाए। और आपको बहुत फ्रिक्वेंटली अगर मैथ्स का पेपर में क्वेश्चन आए तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो कि मेरे को तो 101% वो क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक से और बहुत इजी वे में आपको मैं मैथ्स को करवाने वाली हूँ। और आप प्लीज बहुत अच्छे से इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपने एक कंप्लीट देख ली तो आप ये समझ लीजिए आपके 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। द सम ऑफ रुपीज 53। 53 इज डिवाइडेड, डिवाइड करना है, किस में डिवाइड करना है? अमंग ए, बी एंड सी में। किस तरीके से डिवाइड करना है? इन सच ए वे दैट ए गेट्स रुपीज 7 मोर। ए को क्या मिले कि वो रुपीज 7 उसको ज्यादा मिले। किससे ज्यादा मिले? वट बी गेट्स, जो बी को मिलेगा प्राइस, जो बी को रुपीज मिलेंगे उसमें क्या होगा कि ए को 7 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं। ठीक है, एंड बी गेट्स रुपीज 8 मोर। बी को क्या चाहिए? रुपीज 8 मोर। किससे ज्यादा चाहिए? व्हाट सी गेट, सी को जो मिलेगा उससे ज्यादा चाहिए। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स इज, तो रेशियो क्या होगा शेयर का? ठीक है, तो देखिए, ए और बी सी के यानी कि टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है? 53 रुपीज। ठीक है, 53 को किस में डिवाइड करना है? ए में, बी में एंड सी में। ओके, और ए को कितना देना है? बी को जितना मिलेगा उसमें 7 ज्यादा देना है। ठीक है, तो देखो, और सी को जो मिलेगा और जो बी को मिलेगा, बी को कितना मिल रहा है? सी से ज्यादा मिल रहा है, रुपीज 8। तो यानी कि हम एक काम करते हैं, हम सी को लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, ये जो मिलने वाला अमाउंट है ये मिलेगा सी को। सी को सपोज किया हमने एक्स रुपीज मिल चुके हैं, तो जो एक्स को मिला है उसमें कितना ऐड करना है? 8। रुपीज 8 ऐड करना है, वो हो जाएगा बी का शेयर। ठीक है, इसने यही बोला था ना कि बी गेट रुपीज 8 मोर। ज्यादा मिलेंगे 8, किससे ज्यादा मिलेंगे? वो सी से ज्यादा मिलेंगे। तो सी को एक्स मिला तो बी को मिला एक्स प्लस में 8। ठीक है, और ए को कितना मिलेगा? बी से 7 रुपए ज्यादा, तो बी का कितना पैसे मिले हैं? x+8 मिला है, तो उसमें आप ऐड कर दीजिए 7। ठीक है, 7 और ज्यादा मिला है। तो अब तक इसमें आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो स्टेटमेंट को आपको एज इट इज बता दे कि हमें गिवन में क्या दिया हुआ है। ओके, तो अब हमें निकालना क्या है? रेशो निकालना है ऑफ देयर शेयर, कि उनको कितना कितने रुपीज मिले हैं। ठीक है, शेयर बताना है कितना कितना शेयर उनको मिल रहा है। तो 53 है सम, किसके इक्वल है? 53 इन तीनों के टोटल के इक्वल है, यानी कि जो ए बी सी को तीनों को जो मिल रहे हैं पैसे, वो किसके इक्वल मिल रहे हैं? 53 के मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी का अमाउंट किसके इक्वल है? 53 के इक्वल है। ओके, और ए का कितना शेयर है? एक्स प्लस 8+7 15, प्लस करेंगे बी, बी को कितना दिया हुआ है? x+8, प्लस करेंगे सी का कितना शेयर है? किसके इक्वल है ये? 53 के इक्वल है। ठीक है, तो अब ये देखो, 1x 2x 3x, तो ऐड कर लीजिए 3x प्लस 15 और 8, इनको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 23। किसके इक्वल हुआ? 53 के। तो 3x इज इक्वल टू 53 माइनस 23, लेस करेंगे इसमें से, कितना आ गया? 30। 3x कितना आ गया? 30 आ गया, और x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है, 10 आ गई हमारी x की वैल्यू, यानी कि c का शेयर हमारा कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब b का शेयर निकालेंगे। ये अगर 10 है, 10
प्लस 8, ऐड करके कितना आ गया हमारा 18 आ गया। इसी तरह इसमें भी ऐड कर दीजिए, x का कितना है 10 प्लस 15, 8 प्लस 7 कितना हो गया 15, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 25। तो रेशियो कितना आ गया इनका 25:18:10, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 53 जो हमें डिवाइड करना है सम ए बी सी में करना है, तीनों को हमें बता दिया कि इसके इतने रुपए देने हैं, बी को इतना देना है, सी को इतना देना है। तो तीनों के जो रुपीस तीनों को मिल रहे हैं वो टोटल अमाउंट जो है 53 के इक्वल रख देंगे, और उससे हम क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एक्स की, तो ए बी सी तीनों का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है प्रिंसिपल पर एट द रेट ऑफ 16 2/3% पर एनम फॉर 2 years, द सम बिकम 196। सम कितना बन गया 196। देखिए एक तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और क्या बन जाएगा सम 196 बन जाएगा, और आपको रेट भी दिया हुआ है टाइम भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका लिखिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट किसके इक्वल होता है इसमें, प्रिंसिपल 1 + R/100, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा टाइम। ठीक है, टाइम आ जाता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दीजिए। अमाउंट कितना दिया 196। देखिए काफी जो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं द सम बिकम 196, उनको ये नहीं पता चलता कि क्या दिया हुआ है हमें अमाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से ये पढ़िए। देखो फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो आपको फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ऑन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, किस रेट से चार्ज किया गया है, और टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 2 years का दिया हुआ है, और फिर इन्होंने क्या लिखा द सम बिकम्स। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, सम बिकम्स यानी कि वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, बिकम्स। ठीक है, तो 196 हो जाती है। इक्वल करेंगे, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। 1 + R हमें कितना दिया हुआ है 16 2/3। देखिए 16 2/3, इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 48 + 2 करेंगे 50, इसके इक्वल आ जाएगा 50/3%। तो 50/3, ठीक है, 100 दिया हुआ था, नीचे 100 एज इट इज लिख दीजिए, और टाइम दिया हुआ है 2 years। ठीक है, तो यानी कि 196 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस, इसको कैंसिल कर दीजिए, 50 2 पे, 3 × 2 = 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, 7 बाय में 6 आ जाएगा। ये सॉर्ट आउट कर लेंगे, देखिए कैसे किया मैंने। 1 प्लस में मेरा कितना आ गया था 1 बाय में 6 आ गया था, 3 × 2 = 6। तो इसको सॉर्ट आउट किएंगे, एलसीएम मैंने लिया, यहाँ 1 था तो 6 को 1 से करके क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस में 1, तो कितना हो गया 7 बाय में 6। टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 year का, जो कि मैंने अभी यहाँ पे सॉर्ट आउट करके दिखाया आपको, कितना आ गया हमारा 7/6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 196 इज इक्वल टू में पी, ये सारा सॉर्ट आउट हमने कर दिया, तो कितना बचा हमारे यहाँ पर 7/6 का स्क्वायर। अब इसको इजी वे में बिल्कुल मैं आपको करवाने वाली हूँ। अगर आपका मैथ का बेस भी क्लियर नहीं होगा तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने कैसे किया है। तो प्रिंसिपल अमाउंट 7/6 टू टाइम्स था, तो मैंने इसको 2 टाइम्स लिख लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर से इनको उस साइड लेकर जाना है मुझे। तो मैंने क्या किया 196 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये डिवाइड में है दोनों, तो उधर जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या होता है अपोजिट होता है। तो यहाँ पर 7 क्या था मल्टीप्लाई में ऊपर था, तो इधर आ जाएंगे नीचे, इज इक्वल टू में t। तो 7 से कैंसिल करेंगे, 2 8, फिर 7 पे गया, आ जाएगा 4। ठीक है, 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से,
144। क्या आंसर आ जाएगा इसका? ₹144। प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी? 144 बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अब इसमें हमें ना सीक्वेंस दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है और हमने ये बताना है कि 100 के बाद क्या आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या बताना है कि एक सीरीज दी हुई है हमें, 100 के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट कमिंग बताना है हमने। तो कैसे पता चलेगा? देखो, इसमें टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो देखो कैसे सॉल्व आउट करने चाहिए। 50, 59, 75 एंड 100। ठीक है, अब इनका ना आप डिफरेंस देखेंगे। देखिए डिफरेंस कितना है इसमें? 9 का। और इसमें डिफरेंस देखिए 16 का। और इसमें डिफरेंस देखिए कितना है? 25 का। ठीक है, अब इसमें और इसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए? यहाँ पर ये अमाउंट, ये जो फिगर है, हमने ये फाइंड आउट करने की यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इसके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अब इसमें 9 का है, 16 का है, 25 का है। अब इनमें क्या रिलेशन हो सकता है? अब 9 में और 16 में डिफरेंस देखो कितने का पड़ रहा है? 7 का है। और 16 में 25 में 9 का है। तो समझ नहीं आ रहा ये कैसे होगा? डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा। कि जो हमें अगर डिफरेंस इनका सेम आ जाता तो हम क्या करते कि इसके नेक्स्ट में भी डिफरेंस उतना ही होता। वो तो नहीं है। अब इसमें एक चीज ये देखिए कि 9, 16 एंड 25। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है? 9 आता है। अब 16 का स्क्वायर रूट करिए, कितना आता है? 16 आता है। 3 का, 4 का, अब हम करेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो फिगर है वो क्या आएगी? 3, 4, 5। सिक्वेंस चल गया अब हमारा, एक रिलेशन मेंटेन हो गया इनके बीच में। 3 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 5, तो 5 के बाद क्या आता है? 6। तो सभी का स्क्वायर किया हमने, तो इसका भी क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 36 प्लस 100 करेंगे कितना आ जाएगा? 136। क्लियर? हमें हमेशा इनके बीच में क्या देखना होता है? रिलेशन देखना होता है कि क्या मेंटेन हो रहा है। उस रिलेशन को पता लगा के हमने क्या करना होता है? फिगर आउट फाइंड करनी होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, इन सर्टेन कोड, हमें कोड दिया हुआ है, सिलेक्शन को कोड किया गया है इस फिगर में। और कोड ऑफ अमेरिकन का करना है हमने। अमेरिकन का क्या होगा? तो अमेरिकन का जो होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें इस रिलेशन को समझना होगा कि ये इन्होंने कैसे किया है। तो इसको लिख लीजिए, सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन के बाद इसका देखिए, क्यू, सी, जे और जी, एम एल। ओके, तब इनके बीच में देखिए एस के बाद क्या आता है? टी आता है। एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। क्यू कहां पर आता है? क्यू एस से पहले आता है, तो कहां पर आता है ये? पी, क्यू, आर, एस। यानी कि क्यू के बाद क्या आता है? आर। आर के बाद आता है एस। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि जो एस हमें दिया हुआ है उससे पहले जो लेटर आता है उसको छोड़कर उससे पहले वाले लेटर को लेना। ठीक है, उसके बाद आया ई। ई से क्या किया हमने? ई भी ऐसे ही होता है। सी के बाद आता है डी, फिर आता है ई। यानी कि जो हमारा कोड बनकर आता है उसके बाद का एक लेटर छोड़ना है, उसके बाद आता है ई। इसी तरह ये देखो, जे, के, एल, सी, डी, ई। ए के बाद आता है वी, फिर लिया सी। आर के बाद एस, फिर टी। जी, एच, एम, एन, ओ। एल के बाद आता है एम। ठीक है, यानी कि क्या किया? सिलेक्शन को कोड किया। अब इसमें ये चीज ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं। अब जैसे कि क्यू के बाद आर था तो वो क्या करेंगे? ए के बाद बी लिख लेंगे, एम के बाद एन लिख लेंगे। हमने वो नहीं लेना है। हमने जो लेना है वो देखिए, सिलेक्शन को रखना है अमेरिकन की जगह। ठीक है, सिलेक्शन की जगह क्या रखेंगे? अब अमेरिकन को रखना है हमने। ठीक है, अब ऊपर जो सिलेक्शन था इसकी जगह कर दीजिए अमेरिकन। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा कोड बन के आएगा वो इससे पहले के लेटर्स में आएगा। ठीक है, बजाय कि उसके बाद।
तो ये चीज ध्यान रखना करते हुए, कई बार हम माइंड से स्किप हो जाती है ये बात कि जो हमारा कोड आया है क्यू आ गया, तो क्यू के हमने बाद वाला नहीं लेना, हमने क्या लेना है, एस से पहले वाले को देखना है। तो इसी तरह हम ए से पहले क्या आता है, जेड आता है, तो जेड को क्या करेंगे, हम स्किप करेंगे, उससे पहले क्या आता है, वाई। ठीक है। इसी तरह एम से पहले क्या आता है, एम से पहले क्या आता है, आ बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल आता है एम से पहले, एल, आई जे के फिर आ जाएगा। ठीक है। तो क्या आ गया है हमारा, के आ गया। इसी तरह हम सारे लेटर इसी तरह करेंगे। ई से पहले क्या आता है, डी, और डी से पहले क्या आता है, सी, तो डी को छोड़ेंगे और सी को लेंगे। आर से पहले क्या आता है, क्यू। ठीक है, आर से पहले क्या आया, क्यू, और क्यू से पहले क्या आया, पी, तो हम लेंगे पी को। आई, आई से पहले क्या आता है, एच, और उससे पहले क्या आता है, जी। सी से पहले क्या आता है, बी, अब यहां लेंगे ए। एन, एन से पहले क्या आता है, एम। ठीक है, एम से पहले क्या आता है, एल, और एस, एस से पहले क्या आता है, आर, और उससे पहले क्या आता है, क्यू। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये देखो, एक मिनट, ये देखो, ए से पहले क्या था, ए से पहले यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गई। ए से पहले क्या आएगा, मैंने बाद लिख दिया ना, यही तो मिस्टेक्स हो जाती है करते करते। इन चीजों का ही हमें ध्यान रखना होता है। ए से पहले क्या आता है, जेड, जेड से पहले क्या आएगा, वाई, तो इसका कोड बनेगा ये। तो मैच करो, वाई के सी पी जी, जी ए वाई, क्या कर दिया, ये तो, ए तो इसका हो गया, सी, बी के बाद ए आ गया, तो ए जेड वाई एक लेटर लिखना रह गया, एल क्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है। ये जो मैथ्स है ना, रीजनिंग, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके माइंड को डेवलप करते हैं, आपके माइंड का चेक किया जाता है कि कितने आप शार्पली अपने माइंड को यूज करते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन का मेन मकसद यही होता है। तो अपने माइंड को प्रॉपर यूज करके ही आप ये क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कहता है, टू रेलवे टिकट्स, टू रेलवे टिकट्स दी हुई है फ्रॉम सिटी ए टू बी। ठीक है, ए से बी तक की सिटी के लिए हमें क्या मिली है, टू टिकट्स, टू टिकट्स मिल रही हैं, ए से बी जाना हो तो, और थ्री टिकट्स मिल रही हैं हमें, ए से अगर सी जा रहे हैं तो उसकी है थ्री टिकट्स। ठीक है। अच्छा जी, थ्री टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी, थ्री टिकट्स किसकी हैं, अच्छा जी ये देखो, पहले तो आप, टू रेलवे टिकट्स हैं ए से बी जाने की, और थ्री टिकट्स हैं ए से सी जाने की, उसकी कॉस्टिंग कितनी दी हुई है, 177 रुपीज। थ्री टिकट्स दी हुई हैं ए टू बी, एंड थ्री टिकट्स दी हुई हैं ए टू सी की, तो कॉस्ट आई है 173। द फेयर फॉर द सिटी बी फ्रॉम सिटी ए विल बी रुपीज। तो हमने ये बताना है सिटी बी से ए तक की जाने की हमारी कॉस्टिंग कितनी आएगी। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आइए इसको करते हैं बहुत इजी वे में, फिर कहना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। देखो, स्टार्ट करते हैं हम, देखो, इसकी हम ना इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, टू रेलवे टिकट्स मिल रही है ए से बी तक की, तो इसको एक्स मान लीजिए, ए टू बी, इसको हमने मान लिया एक्स, और ए टू सी जाने की मान लीजिए वाई। ठीक है, तो ए से बी की 2x, ऐड करो 3y, कितना हो गया, 177। ठीक है, और थ्री टिकट्स, थ्री टिकट्स हैं ए टू बी, प्लस करेंगे टू टिकट्स हैं ए टू सी,
कितनी दी हुई है हमें? 173। ठीक है। अब फेयर फॉर सिटी बी फ्रॉम सिटी ए हमने निकालना है को। अब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। साइन चेंज कर दीजिए। कितना आ गया? -x प्लस वाई इज इक्वल टू में 177 में 173 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 4। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 4 प्लस में x। ठीक है। तो अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। 2x प्लस 3, 4 प्लस में x इज इक्वल टू में 177। ओके। 2x प्लस में 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x इज इक्वल टू में 177। कितना हो गया? x x को ऐड कर दीजिए। 5x प्लस 12 इज इक्वल टू में 177। 5x इज इक्वल टू 177 माइनस करेंगे 12 को, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 12 लेस कर दीजिए। कितना आ गया? 5, 6 एंड 1 डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5x था, उधर ले जाएंगे 5 से डिवाइड हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 33। तो कितना आ जाएगा हमारा x? तो फेयर फॉर सिटी बी, देखिए सिटी बी से ए तक का जो पैसे हमारे कितने लगेंगे, ये हमने फाइंड आउट करना था। हमने फाइंड आउट करना था। y की तो हमें बोली ही नहीं वैल्यू निकालने के लिए, तो हमें किसकी बोली हुई है? b और a की बोली हुई थी। फेयर फोर सिटी b से a तक की कॉस्ट हमें बतानी है। a तक की कॉस्ट हमारी कितनी आ गई है? 33। एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, फिर से क्वेश्चन के स्टेटमेंट को क्लियर करवाती हूँ। 2 रेलवे टिकट्स हैं फ्रॉम सिटी ए से बी तक के लिए। 2 टिकट्स हैं और 3 टिकट्स दी हुई हैं सिटी ए से सी की। तो उसने क्या किया, दोनों की टोटल हमें कॉस्ट बता दी कि हमने कितना पे किया? 177। ठीक है। तो फिर 3 टिकट्स ली ए टू बी के लिए एंड 2 टिकट्स ली ए टू सी के लिए। उनकी टोटल कॉस्ट आई हमारी 173 रुपीज की। ठीक है। अब हमें एग्जैक्टली अलग से नहीं पता कि रेलवे टिकट्स जो ली गई हैं ए से बी तक की टिकट का फेयर का जो खर्चा है वो हमारा कितना आया, और ए से सी तक का कितना आया। अब ए से सी तक का कितना आया? वाई से आया, तो हम वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या कर लीजिए, 4 में एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी? 33। तो अगर वो वाई की वैल्यू पूछता तो हम क्या कर देते इसको? 37। ठीक है। ये आ जाता हमारा ए टू सी तक का फेयर का जो खर्चा है हमारा रेलवे टिकट्स का, वो कितना आ जाता हमारा? 37 आ जाता। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड था। इक्वेशन हमने बनानी पड़ती है इसके लिए। इक्वेशन के बेस पे आप कर सकते हो। मैंने कैसे किया था कि 2 टिकट्स एक्स की थी एंड 3 वाई की थी, तो उनका कॉस्ट को ले लिया। फिर मैंने क्या किया, इनको सिंप्लीफाई किया, सबके साइन को चेंज किया। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हुए इनमें से लेस किया। ये 3x बड़ा था तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ पर 3 प्लस का था तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली x के फॉर्म में। ठीक है। 4 प्लस में x आ गया, और फिर मैंने 4 प्लस एक्स को चाहे आप इस इक्वेशन में पुट करो चाहे आप इसमें पुट करो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है। मैं आपको इसमें भी पुट करके दिखा देती हूँ। 3x प्लस 2 y, y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 4 प्लस में x इज इक्वल टू कितना था? 173। तो 3x प्लस करेंगे 2 4 जा 8 प्लस में 2 इज इक्वल टू 173। तो कितना आ गया हमारा? 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 173। और 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 173 माइनस में 8, इसमें से 8 लेस कर दो, कितना आ जाएगा? 165। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वही डिवाइड करेंगे। कितनी आ गई हमारी? 30। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक तो मेरी बात सुनो, क्रैमिंग कुछ नहीं करना है इसमें। अगर आपको समझ आएगा तभी आप कर पाओगे। बहुत सिंपल वे में मैं आपको करवा रही हूँ, तो प्लीज इसे ध्यान से समझना। ओके। तो ए पोस्टमैन वॉक 20 मीटर स्ट्रेट
एक पोस्टमैन है, चलो हम एक पोस्टमैन बना देते हैं, ये हो गया पोस्टमैन। ठीक है, अब ये पोस्टमैन कहाँ जा रहा है, ये चल के जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 20 मीटर तक गया। ठीक है, एक एक स्टेप को लेके चल रहे हैं, फिगर वाइज आपको क्लियर करूंगी। 20 मीटर स्ट्रेट गया वो, मैंने 20 मीटर की स्ट्रेट लाइन लगा दी, अपने ऑफिस से निकला, ये इसका ऑफिस हो गया। ठीक है, ये इसका है ऑफिस, ये अपने ऑफिस से निकल कर गया 20 मीटर तक। फिर इसने क्या किया, टर्न किया राइट, टर्न राइट किया उसने, राइट टर्न करा दिया इसको। उसके लिए इसको कितना चलना पड़ा, 10 मीटर। ठीक है, आफ्टर टर्निंग लेफ्ट ही वॉक 10 मीटर। यहां से उसने क्या किया, अब लेफ्ट टर्न लिया, ये भी 10 मीटर का लिया उसने। फिर वो कितना चला आगे देखो, फिर आफ्टर टर्निंग राइट वॉक 20, फिर वो कितना चला, 20 मीटर चला। ठीक है, ये 20 मीटर चला, ये 10 चला, यहाँ पर 20 चला। ये क्लियर हुआ। 20 पहले वो क्या हुआ, स्ट्रेट चला था, फिर उसने टर्न लिया था राइट, राइट टर्न लेने में उसने कितना चलना पड़ा, 10 मीटर चलना पड़ा। 10 मीटर चलने के बाद फिर उसने क्या किया, आगे चलने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया। ओके, लेफ्ट टर्न लेने के बाद फिर उसने क्या किया, 20 मीटर चला। इज इट क्लियर। उसके बाद देखो क्या हुआ, आफ्टर टर्निंग राइट वॉक 20 मीटर ही टर्न राइट, फिर से उसने यहाँ पर क्या किया, राइट टर्न ले लिया भाई। अब राइट टर्न लेके कहाँ पहुंच गया वो, 70 मीटर तक चला उसने। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज ऑफिस, तब वापिस इसको अपने ऑफिस में जाना, तो उसने कितना चलना पड़ेगा, तो ये चीज हमें निकालनी है। इज इट क्लियर। इसका ऑफिस है हमारा यहाँ पर। ठीक है, ऑफिस देखो यहाँ पर हो गया हमारा, ऑफिस से हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। क्लियर। तब ये देखिए, इसका तो डायग्राम अच्छा सा बनाते हैं, अच्छा नहीं बनाना इतना, उसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। देखिए आ जाइए, 70 मीटर्स तो चलो, 70 तो बहुत यहाँ तक पहुंचेगा, और इसको अपने पहुंचना है यहाँ पर ऑफिस में, जो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, अब यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर करना है, ये पहुंचेगा अपने ऑफिस में वापस। अब हमने ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा, देखिए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ अब आपको। ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, जो ये डिस्टेंस होगा, अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये हमें कितना दिया हुआ था, 10, और ये हमारा कितना हो जाएगा, इसके पैरेलल 20। ये था 10, ये था 20, तो टोटली कितना हो गया हमारा, इसको सबको ऐड करेंगे तो 30। क्लियर। ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 मीटर हो जाएगा। तो इसके पैरेलल में ये जो लाइन होगी, ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। क्लियर हुआ। ओके, अब ये देखो, जो ये ऊपर हमें दिया हुआ है 20, ठीक है, ये 20 दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ये भी 20 दिया हुआ है। सॉरी 20 नहीं दिया हुआ, सॉरी सॉरी, बीच में ये लाइन भी तो आ गई ना। तो ये 20 है, तो इतना पोर्शन हमारा 20 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर हुई बात मेरी। देखिए जो ये 20 है, इससे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो ये भी हमारी कितनी हो गई, 20 हो गई। और जो ये वाला पार्ट इतना बच गया, वो किसके पैरेलल है, इस वाले के पैरेलल है। ठीक है, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो गई, ये 20 है तो ये भी 20 हो गई, तो ये टोटल 20 + 10 कितनी हो गई, 30 हो गई। और ये पूरी यहाँ तक की कितनी दी हुई है, 70 दी हुई है। तो 70 में से अगर 30 मुझे पता चल गई कि यहाँ तक है, ध्यान से समझिए, अगर पूरी ये कंप्लीट 70 है, ठीक है, 30 मुझे पता चल गई है कि वो यहाँ तक ही है 30, तो बाकी का बैलेंस तो यानी कि ये होगा। ठीक है, बाकी का बैलेंस क्या बन गई हमारी, ये वाली लाइन बच गई। इस लाइन का कितने मीटर की दूरी हुई है, 30 में से, सॉरी 70 में से 30 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 40 मीटर। कितना आ गया, 40 मीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम, उसमें हम क्या करते थे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने किया हुआ है। हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला, सॉरी पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का स्क्वायर करते थे हम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते थे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर का इक्वल होता था। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है हमें 40 मीटर का, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने 30 मीटर का, तो हमारा हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। वो देखिए कैसे आया, 30 का स्क्वायर प्लस करेंगे 40 का स्क्वायर। अब इसका जो स्क्वायर अगर हम हटाते तो उधर क्या चला जाता था, स्क्वायर रूट लग जाता था। तो 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 900 प्लस में 1600, स्क्वायर रूट कर दीजिए, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, कितना आ गया ये 2500 का, और 2500 का क्या होता है 50 मीटर होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ए, 50 मीटर। ठीक है, देखो फिर से बताती हूँ आपको। पोस्टमैन था, वो अपने ऑफिस से निकला, 20 मीटर वो स्ट्रेट गया, फिर उसने क्या किया, राइट टर्न ले लिया, और वो उस पे कितना चला, 10 मीटर चला, फिर उसने क्या किया, फिर से उसने एक टर्न लिया, तो उस पर भी वो कितना चला, 10 मीटर चला। सारी एक एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है आपको 10 मीटर। उसके बाद क्या हुआ, उसने राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न लेके कितना चला, 20 मीटर चला, फिर उसके बाद वो 70 मीटर चला राइट की तरफ, और फिर हमें बताना था कि वो ऑफिस में वापस जा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नंबर्स दिए हुए हैं रेशियो के अंदर 3:5, 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। क्या कह रहा है, 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इन नंबर्स के अंदर तो रेशियो बिकम, रेशियो ये बन जाएगा। तो नंबर्स आपने बताने हैं। ठीक है, तो जो दो नंबरों का आपको रेशियो दिया हुआ है 3:5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 9 को सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड में। तो आप एक काम कीजिए, इसको लीजिए, लेट कर लेंगे हम 3x, माइनस कर दीजिए 9 इज टू 5x, माइनस कर देंगे इसमें से 5, 9 को, किसके इक्वल आता है फिर ये, 12 इज टू 23 के। ओके, तो इनको अलग अलग रख दीजिए रेशियो को, -9 इज इक्वल टू में 12, 3x इज इक्वल टू 12 प्लस 9, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3, 7। ठीक है, तो क्या कितना आ गई हमारी x की वैल्यू, 7 आ गई। ठीक है, तो 7 को 5x माइनस 9, एक मिनट रुको, गड़बड़ करती ना फिर से इस क्वेश्चन में भी। तो क्या हो गया, 3x-9, दोनों को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, और उसके किसके इक्वल रख दिया, इनके रेशियो के इक्वल रख दिया। रेशियो का मतलब हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड में कर देते हैं, -9, अब इसको डिवाइड में लिख दीजिए, 5x माइनस में 9 किसके इक्वल होता है, 12 डिवाइडेड बाय में 23। ठीक है, अब इसको करेंगे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉर्ट आउट। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 23 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 6, -9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इक्वल किसके आ जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, -9 कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, तो 69x, 60 यहाँ प्लस था तो उधर जाके कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 60x इज इक्वल टू में 207, या नेगेटिव से तो वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस करेंगे 108 को, तो लेस किया 9x,
इज इक्वल टू 207 में से 108 लेस करो, कितना आ गया आपका 99। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 11, 11 आ गई। ठीक है, अब निकालेंगे हम इनकी वैल्यू, नंबर्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, मल्टीप्लाई करेंगे इनसे। तो 11 मल्टीप्लाई में 3 कितना आ गया 33, और ये 5 था, 5x था, 5 मल्टीप्लाई में x कितना आया 11, तो आ गया हमारा 55। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी, 33 एंड 55। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पर्सन हैज टू बाय बोथ एप्पल्स एंड मैंगोज। एक पर्सन है, वो क्या लेना चाह रहा है, एप्पल्स भी लेना चाह रहा है और मैंगोज भी लेना चाह रहा है। द कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इज ₹7। ठीक है, कॉस्ट क्या है एक एप्पल की 7 रुपए, वेयर एज दैट ऑफ ए मैंगो इज ₹5 पर मैंगो। ठीक है, एक मैंगो का रेट दिया हुआ है 5 रुपए, एप्पल की जो रेट दी हुई है 7 रुपए। इफ द पर्सन हैज ₹38, अब उसके पास कितने हैं 38 रुपीज है, द नंबर ऑफ एप्पल्स ही कैन बाय इज। तो अब 38 में वो ये कहना चाह रहा है कि वो कितने एप्पल्स परचेज करे। ठीक है, लेकिन उसे परचेज करने हैं दोनों। देखो स्टार्टिंग में क्या बोला हुआ है, द पर्सन हैज टू बाय बोथ, एप्पल्स भी खरीदने हैं उसको, मैंगोज भी खरीदने हैं। ठीक है, दोनों खरीदने हैं, लेकिन उसने बाद में क्या बात बोल दी कि नंबर ऑफ एप्पल्स वो कितने खरीद सकता है कि वो मैंगो भी खरीद ले। ठीक है, तो अब ये देखिए कि कॉस्ट हमारी कितनी है एप्पल की, 7 रुपए की कॉस्ट है। ठीक है, 38 रुपीज है उसके पास। अगर हम इसमें देखो 6 से करें तो कितना आ जाता है हमारा 42। तो इतने तो हमारे पास रुपए ही नहीं है जो हम परचेज कर सकें। ठीक है, यानी 6 तो कैंसल। तो अब चलो हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35। ठीक है, 35 हो गए, 35 खरीदेंगे तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा 3 रुपीज। जबकि मैंगो, एक मैंगो कितने का है 5 रुपीज का। तो 3 में तो हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 5 भी नहीं ले सकते आप एप्पल। अगर आप खरीदते हो 4 एप्पल, कितने हो गए 28, 28 38 में से बैलेंस कितना बचा 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज का बैलेंस बच गया। तो 10 रुपीज में 1 मैंगो है 5 रुपीज का, तो 10 में कितने हो जाएंगे 2 मैंगोज आ जाएंगे। यानी कि अगर वो एप्पल 4 परचेज कर ले, नंबर ऑफ में, नंबर ऑफ एप्पल, एप्पल नंबर ऑफ मैंगो, मैंगो कितने लेने होंगे उसको 2। ठीक है, यानी कि 7 4 जा 28, 5 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यानी कि टोटल कितने हो गए 38 रुपीज। 38 रुपीज में उसको कितने मिले, एप्पल 4 मिले और मैंगोज कितने मिले 2 मिले। तो हमें कितना पूछा हुआ है उसे, नंबर ऑफ, उसने एप्पल पूछा है कि वो कितने बाय कर सकते। तो एप्पल पूछा तो एप्पल कितने बाय कर सकता है, वो 4 बाय कर सकता है। तो आंसर आ जाएगा सी। अगर वो मैंगो पूछता तो हम बता देते कि 2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 367 मीन्स आई एम हैप्पी। ठीक है, ये देखिए 367 का मतलब क्या दिया हुआ, आई एम हैप्पी। 748 का मीनिंग दिया हुआ यू आर सैड। 469 का मीनिंग दिया हुआ हैप्पी एंड सैड। तो इन ए गिवन कोड, ये हमें कोड वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन कोड वर्ड्स के बेसिस पर अब हमें बताना क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंड। ये जो एंड वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कोड को। एड का मतलब कि जो एंड हमने वर्ड लिया है, एंड वर्ड में कौन सा ऐसा नंबर है जो उसको रिप्रेजेंट करे। ठीक है, अब ये देखिए कि फर्स्ट में क्या है, आई एम हैप्पी 367, आई एम हैप्पी, इसमें तो एंड है ही नहीं। ठीक है, एंड है ही नहीं ना इसमें, तो उसको छोड़ दो। यू आर सैड, इसमें भी नहीं है, छोड़ दो। 469 मीन्स हैप्पी एंड सैड, इसमें है एंड वर्ड। ओके, एंड वर्ड है यानी कि 469 तीन है, और इसमें क्या दिया हुआ है
हैप्पी एंड सैड। ठीक है, अब हैप्पी वर्ड देखिए फर्स्ट वाले में है हैप्पी, हैप्पी वर्ड फर्स्ट वाले कोड में है 367 में। अब 367 में इसमें क्या चीज है, 3 है नहीं है, 6 है। 6 दोनों में क्या है, कॉमन, यानी कि 6 जो यूज हुआ है वो हैप्पी के नाम का है। ठीक है, अब देखिए सैड, सैड किस में आ रहा है, 748 में, यू आर सैड। इसमें देखिए कौन सा लेटर है जो कॉमन आ रहा है, लेटर मीन्स नंबर, नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, 748। तो इसमें ना 7 है ना 8 है, इसमें क्या है 4। तो 4 जो लेटर आया, 4 जो नंबर आया वो किस लेटर के लिए है, सैड, सॉरी वर्ड के लिए। सैड क्या बन गया, एक वर्ड हो गया ना ये, तो ये हो गया 4। तब इसमें से क्या बच गया, 4 और 6 तो हो गया, तो एक क्या बचा 9, यानी कि एंड के लिए कौन सा कोड वर्ड है, 9। ठीक है, तो 9 इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, 9 का आंसर आ गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In an examination, 35% of the total students failed in Hindi. ठीक है, एग्जामिनेशन हुआ, एग्जाम में क्या हुआ, 35% स्टूडेंट क्या हुए, टोटल स्टूडेंट्स में से हिंदी में फेल हो गए। ठीक है, फेल इन हिंदी, कितने फेल हुए, 35%। 45% किसमें फेल हुए, इंग्लिश में। फेल इन इंग्लिश कितने फेल हुए, 45%। और कहते हैं 20% इन बोथ, बोथ का मीन्स क्या हुआ, फेल इन बोथ मीन्स इंग्लिश में भी हो गए हिंदी में भी, कितने हुए, 20%। ठीक है, तब ये बताना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में ही पास हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या निकालना, दोनों में ही पास हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो 20% ऐसे जो दोनों में ही फेल है, हिंदी में कितने फेल है, 35%, इंग्लिश में 45%। ठीक है, तो ये सारे ऐसे फेल है, तो हमने जो बताना है, हमने बताने पास होगा, पास, पास स्टूडेंट्स कौन है। ठीक है, अब आप ये देखो कि हिंदी में 35% फेल है, और जो बोथ दिया हुआ है हमें, यानी कि इसमें वे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में भी फेल है और हिंदी में भी फेल है। तो हम क्या करेंगे, इन 20% स्टूडेंट्स को इन दोनों में से क्या कर दीजिए, लेस। ठीक है, इसका हमने लेस क्यों किए, अब आप सोच रहे हो कि मैम ऐसे लेस क्यों कर रहे हैं, तो बेटा वो इसलिए लेस किए गए हैं क्योंकि जो दोनों में ही फेल है 20%, अगर एक बच्चा, जस्ट सपोज राम एक ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों में ही फेल है, हिंदी में भी फेल है इंग्लिश में भी फेल है, यानी कि राम को मैंने इसमें भी इंक्लूड किया होगा और इसमें भी इंक्लूड किया होगा, क्योंकि वो हिंदी में भी फेल है और इंग्लिश में भी। जब मैं अलग अलग डाटा को रिप्रेजेंट करूंगी तो मैं क्या बताऊंगी कि इतने परसेंट हिंदी में फेल है बच्चे, इतने इंग्लिश में। तो राम, मैंने कहा राम हिंदी में फेल है, राम इंग्लिश में फेल है, राम दोनों में फेल है, मीन्स क्या हुआ कि जो राम है वो उसमें भी मैंने इंक्लूड कर दिया, इसमें भी उसको मैंने इंक्लूड कर दिया और इस वाले में भी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, जो 20% स्टूडेंट है जो दोनों में ही फेल है वो मैं इनमें से लेस करके नहीं, लेस करके क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे ये। दैट मीन्स 35% में से अगर 20 में लेस कर देती हूँ तो कितने बन गए, 15%। 15% स्टूडेंट ऐसे हैं वो सिर्फ क्या है, हिंदी में ही फेल है। ठीक है, और इसमें से अब हम लेस करेंगे, क्या निकल जाएगा, इतने परसेंट स्टूडेंट, 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही फेल है, और जो दोनों में फेल है वो कितने, 20% स्टूडेंट्स फेल है। ठीक है, मैंने क्या किया, इन तीनों को अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया कि इंग्लिश में इतने स्टूडेंट्स फेल है, हिंदी में इतने फेल है, और दोनों सब्जेक्ट्स में 20%। ठीक है, अब हमने निकालना है पास स्टूडेंट्स। पास स्टूडेंट्स निकालने के लिए हमने क्या करेंगे, फेल स्टूडेंट्स को अलग कर लिया हमने, अब पास स्टूडेंट्स की प्रेजेंट प्रेजेंट करेंगे कि कितने पास हुए हैं। ठीक है, तो देखिए वो कैसे करते हैं हम। देखिए कैसे करते हैं हम, 15%, 25% एंड 20%, ये कितने हो गए सारे स्टूडेंट्स, अब इनको ना ऐड कर लो, यानी कि जो हिंदी में फेल हुए, इंग्लिश में फेल हुए, बोथ दोनों में फेल हुए 20% था, इन सबको ऐड कर लीजिए।
कितना हो जाएगा 60। यानी कि क्या हुआ 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फेल हैं। ओके, तो टोटल जो होता है, टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे वो कितने हैं 100%। ठीक है, और जो फेल हैं वो कितने हैं 60%। ठीक है, पास स्टूडेंट कैसे निकलेगा? जो टोटल स्टूडेंट है उसमें क्या है, पास भी है फेल भी है। तो इसमें पास स्टूडेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 माइनस में 60%। 100% में 60% लेस कर दीजिए, कितने आ गया 40%। तो 40,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्या है, पास है दोनों सब्जेक्ट्स में। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर? तो जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हैं स्टूडेंट्स वो कितने हुए हमारे 40%। मैंने दोनों को लेस इसलिए किया ताकि जो बोथ है उनमें से उनको एक्सक्लूड कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन गेन 30%, a man gain 30% by selling an article for a certain price। एक आदमी उससे क्या हुआ, गेन हुआ 30% बाय सेलिंग। एक आर्टिकल को उसने सेल किया जिसमें उसे 30% को प्रॉफिट। इफ ही सेल इट एट डबल द करंट सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि अगर उसको वो सेल कर देता करंट सेलिंग प्राइस से डबल, तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, देखोगे ध्यान से। लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की कॉस्ट है 100, उसने सेल किया 30% पर, तो यानी कि गेन है हमारे पास 30%। तो उसने सेल कितने में किया, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट में क्या होता है गेन ऐड होता है। तो 100 का 30% कितना हुआ 30 रुपीज। ठीक है, यानी कि 100 प्लस 30 तो कितना आ जाएगा हमारा 130। तो ये कह रहा है कि ही सेल इट एट डबल द करंट सेलिंग प्राइस। जितने में उसने उसको सेल किया, अगर उसका वो डबल में कर देता, ठीक है, तो डबल में अगर वो उसको करता तो दैट मीन्स कितने में करता, तो डबल कर दीजिए गेन को, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आ जाएगा 60%। कितना हो गया 60। तो कितना 60% करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस में 60, तो कितना आ जाएगा 160। कितने में हो गया 160% पे। ओके, तो अब इसमें एक चीज ये देखो कि मैंने अब इसमें क्या किया, अगर उसकी कॉस्ट 100% है, 100 है, तो मैंने 30 किया, उसको गेन हुआ तो 130 हो जाएगा। अगर उसको मैंने डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा 160% हो जाएगा। कई बार इसमें स्टूडेंट्स में जो मिस्टेक होती है वो स्पीड में करके क्या करते हैं मिस्टेक्स। मैं मिस्टेक भी आपको बता देती हूँ। ए मैन गेन 30%, 30% में उसने सेल किया, कहते हैं ना डबल कर दो, तो डबल करके वो क्या करेंगे, इसको सी को राइट कर देते हैं 60%। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, कितनी परसेंट उसने इंक्रीज किया 60, जबकि 60 नहीं हुआ, उसमें 160% उसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एवरेज एज ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज 27 ईयर्स। ठीक है, एवरेज एज दी हुई है क्रिकेट टीम की 11 प्लेयर्स की 27 ईयर। इफ टू मोर प्लेयर्स आर इंक्लूडेड, अगर दो प्लेयर्स को और इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाए इन द टीम, द एवरेज बिकम 26 ईयर। ठीक है, तो क्या बन गया वो एवरेज 26 ईयर का बन गया। देन द एवरेज एज ऑफ द टू इंक्लूड, तो एवरेज एज जो दी हुई है, जो इनको इंक्लूड करा है टू टू प्लेयर्स को, तो उनकी एवरेज एज क्या होगी। ठीक है, तो देखो एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स, एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स कितनी दी हुई है 27। ठीक है, और एवरेज एज ऑफ टू और इंक्लूड कर दिए मींस 13 प्लेयर्स कितनी हो जाएगी, एवरेज यहाँ पर एज लिख लो। एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स की 27, एवरेज एज ऑफ 13 प्लेयर्स की कितनी हुई है 26। ठीक है, तो हमने जो दो इंक्लूड करें, अब हमने क्या करना है उनकी एवरेज एज निकाल।
तो पहले आप क्या करो, 11 प्लेयर्स की टोटल निकाल लीजिए, कितने प्लेयर्स थी ईयर में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये तो एवरेज है, एवरेज किस कैसे निकालते हैं हम हमेशा, जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 11 से, तो हमारा आ जाता है एवरेज। तो अगर हमने वापस अगर टोटल में कन्वर्ट करना हो तो हम इसका अपोजिट करेंगे, तो 27 को हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आई बात, कि हमें अब टोटल निकालनी है। टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज वाले को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें हम क्या कर रहे थे, डिवाइड करके हम एवरेज निकालते हैं। उसमें ये फॉर्मूला होता है ना एवरेज निकालने का, टोटल डिवाइड किया होगा हमने नंबर ऑफ प्लेयर से। ठीक है, अब हमने टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लेयर से एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इस केस में कर देंगे, इसी तरह इस केस में कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 297, और इसमें आ जाएगा 338। ठीक है, यानी कि टोटल हमने निकाल लिए। टोटल निकाल ली, अब हम क्या करेंगे, इसमें तो हमने टू जो इंक्लूड करें वो है, जिसमें 11 थे वो ये है, तो इसको इसमें से लेस कर दो, वो एवरेज किसका, वो टोटल किसका आ जाएगा, हमारा 2 प्लेयर्स की आ जाएगी एज का। ठीक है, तो अगर हम निकालेंगे एज ऑफ 2 प्लेयर्स, उनकी कितनी आ जाएगी, 338 में से अगर हम लेस कर दें 297 को, तो जो बचे हैं 2 उनकी निकल जाएगी, 8 में से 7 1 आ गया, 13 में से 9 4 आ जाएगा, ये 0। ठीक है, तो यानी कि कितना आ गया, 41 आ गया। तो कितने प्लेयर है, 2 प्लेयर है। 2 प्लेयर की जो हमें टोटल पता है, तो एवरेज निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। एवरेज कैसे निकालेगा, टोटल टोटल ईयर ऑफ एजेस डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ प्लेयर से। ठीक है, टोटल कितने हैं, 41 है, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 2 है, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको 20.5, कितना आ गया एवरेज, 20.5, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी हमें एवरेज निकालनी होती है तो हम क्या करेंगे, एवरेज से पहले हम उसको टोटल में देंगे, टोटल से हमें पता चल जाएगा उनकी एक्चुअल में एज कितनी है। ठीक है, उस एज को नंबर ऑफ प्लेयर से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ प्लेयर से डिवाइड करके ये होता है हमारा एवरेज का। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए हॉस्टल 52 स्टूडेंट्स आर लिविंग। एक हॉस्टल है, उसमें कितने रहते हैं स्टूडेंट्स, 52 स्टूडेंट्स आर लिविंग। If 18 students are joined in this hostel, then average expenditure will be 3 rupees less. अगर उसमें 18 स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर लेते हैं तो कहता है कि एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो 3 रुपीज कम हो जाता है, जबकि टोटल एक्सपेंडिचर 510 रुपीज विल बी इंक्रीज। टोटल एक्सपेंडिचर तो क्या होता है, वो इंक्रीज हो रहा है, बट नंबर ऑफ वो क्या हो रहा है कि जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते कहते हैं ना, हमारी पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम आती है, तो इसी तरह पर स्टूडेंट की जो हमारी कॉस्ट है वो आ रही है हमारी कम। ठीक है, तो फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर इनिशियली, हमें ये बताना है कि पहले जो टोटल एक्सपेंडिचर होता था वो हमारा कितना होता था। ठीक है, 52 स्टूडेंट्स पर जो एक्सपेंडिचर होता था एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से, क्योंकि 52 स्टूडेंट हैं जो कि एक्सपेंडिचर उन पर हो रहा था। ठीक है, तो अब हमारे स्टूडेंट्स कितने बढ़ गए, 18 और बढ़ गए हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, 18 को 18 स्टूडेंट्स तो क्या है उनके इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, और साथ में क्या हुआ है, जो 510 रुपीज है और उनकी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर देखा जाए तो यानी 52x जो कि उन पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उन पर खर्चा हो रहा है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो कि 510 उन पर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है, किन पर इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज हो गया, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर हुआ, यानी कि 52 प्लस में 18, कितने स्टूडेंट्स हो गए ये, 70 स्टूडेंट्स का ये मैंने खर्चा बता दिया कि टोटल एक्सपेंडिचर किस पर हुआ, 70 स्टूडेंट्स पर हुआ। ठीक है, तो ये निकल गया एवरेज। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या था कि टोटल एक्सपेंडिचर को हम किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम्स आपको,
कोई प्रॉब्लम आई इसमें कि एवरेज, मैंने इसमें जस्ट एवरेज निकाला। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मेरा क्या था कि 52x, 52x यानी कि पर स्टूडेंट पर जो एक्सपेंस हो रहा था, उसमें कहा कि उसे टोटल एक्सपेंडिचर 510 रुपए से इंक्रीज हो गया। ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 70 थे। ठीक है। तो उसको किसके इक्वल रखेंगे? एवरेज के। एवरेज हमें दिया हुआ है कि ऑन एन एवरेज 3 रुपीज लेस हो जाता है अमाउंट। ठीक है, 3 रुपीज लेस हो जाता है, यानी कि एक्स, मान लो अब इनको सोल्व करके हमारा आता है एक्स, तो उसमें हमारा जो वैल्यू है हमारी 3 रुपीज कम आती है। ठीक है, जो पर स्टूडेंट का जो खर्चा है वो 3 रुपए ऑन एन एवरेज हमारा कम रहता है, यानी कि एक्स जो खर्चा है इनिशियली लेवल पर हो रहा था उसमें हमारा 3 रुपीज कम है। ठीक है, तो अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे। 52x प्लस करेंगे 510, इसके इक्वल रखेंगे इसको 70, एक्स माइनस में 3। ठीक है, 52x प्लस में 510 इज इक्वल टू में 70x माइनस में 210। क्लियर? तो अब 70x को उस साइड ले जाएंगे, 52x माइनस में 70x इज इक्वल टू में माइनस 210। अब 510 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा। क्लियर? तो इसको इसमें से लेस करेंगे, आ जाएगा हमारा 18x। किसके इक्वल होगा? इसको ऐड कर लीजिए, दोनों माइनस के हैं, ये माइनस का साइन आ जाएगा इधर भी। 70, 720, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 40। इनिशियल लेवल पर क्या कहा है हमें? एक्सपेंडिचर बताने हैं आप। 52 से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। देखिए, एक हॉस्टल है, उसमें 52 स्टूडेंट्स रहते हैं। अगर 18 स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको ऑन एंड एवरेज बेसिस पर ₹3 उनका एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें 510 रुपए इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 510 टोटल तो एक्सपेंडिचर उनका बढ़ गया, बट क्या हुआ? ऑन एन एवरेज पर स्टूडेंट जो उनकी कॉस्टिंग आ रही थी एवरेज बेसिस पर, वो आगे कम आ रही थी। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि पहले जो खर्चा हो रहा था उनका, वो उनका कितना हो रहा था। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया? एवरेज निकाला। किसका निकाला? टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड किया मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट से। जो नया एक्सपेंडिचर होना था वो होना था हमारा, ये होना था, इनिशियल लेवल पर था ये, और जो इंक्रीज करके 510, अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या था हमारा? नया एक्सपेंडिचर आ जाता। ये तो पूछा था कि इनिशियली, अगर कहता कि बाद में कितना आया तो हम इसमें ऐड करके बता देते। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आप नोट कर लेना साथ में, ताकि आपको दोबारा फिर से एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, द mean marks obtained by a class of 40 students is 65। ठीक है, मेन मार्क्स दिए हुए हैं हमें 40, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए हुए हैं, कितने हुए? 40। मेन कितना दिया हुआ है हमें? 65। ठीक है, द मीन मार्क्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट क्या कर दी जाए? हाफ। हाफ स्टूडेंट्स का कितना दिया हुआ है हमें मीन? हाफ स्टूडेंट्स मीन कितना है? 45। ठीक है, तो मीन निकालना है रिमेनिंग स्टूडेंट्स का। ठीक है, मीन किसका निकालना है हमें? रिमेनिंग स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब अभी देखो, अब आप ये सोच रहे होगे कि मीन मैम टोटल का दिया हुआ है हमें 65, हाफ का दे दिया 45, लेस कर दीजिए 20। ठीक है, तो सी इसका आंसर कर। ठीक है, जो मोस्टली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स करके आते हैं, ये था। अब आप ये देखिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो कि टोटल स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं 40, मीन उन टोटल स्टूडेंट्स का दिया हुआ है 65, हाफ स्टूडेंट्स का मीन दिया, यानी हाफ कितनों का दिया हुआ है? 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, हाफ स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है 45 दिया हुआ है।
यानी कि मार्क्स, अब आप ये सोचो कि मार्क्स 40 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं 65 मीन है, तो स्टूडेंट्स के कभी भी मार्क्स को इक्वल होते हैं? नहीं होते ना, किसी स्टूडेंट्स के ज्यादा भी है, किसी स्टूडेंट्स के कम भी है। अब हम ये कैसे बता सकते हैं कि जो ये 25 स्टूडेंट्स का हमें 45 दिया हुआ है, ऑन एन एवरेज मीन दिया हुआ है, क्या उनमें कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि किसके मार्क्स कम है या ज्यादा है? जो बच गए स्टूडेंट्स, क्या पता उनके मार्क्स और भी ज्यादा हो, क्या पता कम भी हो, तो उनका मीन तो उनके बेसिस पर निकलेगा, टोटल से निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी टोटल निकालेंगे। ओके, तो टोटल निकालने का, टोटल मार्क्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वही होता है एवरेज मीन का निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैंने काफी क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ मैं। मीन का क्या था कि टोटल मार्क्स जो कि स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए होंगे, फिर मैंने क्या किया होगा, उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट से उसको डिवाइड कर दिया होगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से मैंने क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया। तो मुझे टोटल मार्क्स निकालने के, ओवरऑल कंप्लीट क्लास के मार्क्स कितने आए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें। 65, 65 कितना है, पूरे कंप्लीट स्टूडेंट्स का है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से, तो इसका कितना आ जाएगा, 2600, यानी कि ओवरऑल कंप्लीट मार्क्स जो है 2600 है। इसको फिर डिवाइड किया होगा उन्होंने 40 से, तभी उनका क्या आया, 65 में। ओके, तो नेक्स्ट 20 जो स्टूडेंट्स है उनका दिया होगा 45, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से, 20 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका, 900। कितना आया, 900। तो अब इस टोटल मार्क्स में से ही आप लेस करोगे 900 को, तो 900 में से लेस करेंगे टोटल को, तो 16 में से 9 कैंसिल करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ पर 1, यानी कि 1700। कितना बना ये हमारा, 1700। रिमेनिंग जो टोटल स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं 1700 है। तो अब उसको मीन निकालने के लिए, अब उनका जो मीन निकलेगा वो किससे निकाला जाता है, टोटल मार्क्स मैंने लिख लिए 1700, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं रिमेनिंग, जब 20 स्टूडेंट्स का हमें दे दिया, टोटल स्टूडेंट है 40, तो लेस करेंगे 40 में से 20, कितना आ जाएगा, 20, तो डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा इसका, 85। क्या आंसर आया इसका, 85। तो ये होता है मेथड क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो आपको इसका आंसर 60 नहीं करना, इसका आंसर करना आपने 85। कैसे करना है वो इसी प्रोसीजर से करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको ना, एक क्वेश्चन जो है ये समझने की जरूरत है, कंसेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है। अगर आप ये क्वेश्चन क्रैम करके भी जाओगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज सेम कभी नहीं आएगा आपका। क्वेश्चन में क्या होगा, फिगर्स चेंज करके आएगी, कंसेप्ट जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि कैसे आपको वही फिगर्स आउट चेंज करके दे देंगे। ये 40 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स दे देंगे, 65 मीन है 75 दे देंगे। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा, कि आपको रूल पता होंगे, तो ये आप क्वेश्चन को कर, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आ गया सीरीज का। सीरीज में वही हमें बताना है नेक्स्ट कौन सी होगी, तो वही हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको लिख लेते हैं, 23, 39 एंड 59। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना आ गया हमारा, 8, और अब इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है हमारा, 12। ठीक है, अब इसका देखो 16, और अब इनके बीच का देखो, सॉरी, 20। ठीक है, तो अब इनके बीच में रिलेशन देखो कि क्या बन रहा है, 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, यानी कि 4 की टेबल चल रही है, तो यानी कि 4 का डिफरेंस आ रहा है इनमें। 4 की देखो ना, 4 4 टू जा, फिर 4 थ्री जा, 4 फोर जा, एंड 4 फाइव जा, फिर करेंगे हम 4 सिक्स जा, तो इनका डिफरेंस हो गया 4 6 जा, तो यानी कितना हो गया, 24। तो ऐड करके देखो 59 में 24 कितना आ जाएगा, 83। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, 83। ठीक है, क्लियर। आपको हर एक कभी भी सीरीज दी होगी, आपको रिलेशन देखना है उनके बीच में कैसा है, उस रिलेशन को पहचानना है, तो उनके बेसिस पे आपको आंसर करना है। नेक्स्ट, द टर्म
इन द फॉलोइंग सीरीज। अब हमें क्या दिए हुए हैं, लेटर्स दिए हुए हैं, तो अब इसमें बताना है कि लेटर्स में नेक्स्ट क्या होगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अब तक कर रहे आ रहे हैं। लिख लीजिए WFD UHG SK, ठीक है। अब ये देख लियो, Y उससे पहले क्या आ गया W, W से पहले क्या आया U, फिर दिया हुआ है S। तो अब इनके बीच में देखो कैसे रिलेशन है, S के बाद आता है T, STU, V छोड़ दिया, फिर W के बाद X छोड़ दिया, आ गया Y। ओके, तो यानी कि इसमें क्या किया गया, अब S से पहले क्या आता है R, क्या आता है R, ठीक है। R से पहले क्या आता है Q, क्या आता है Q, तो फर्स्ट तो आ गया हमारा Q, यानी कि Q से स्टार्ट है। दैट मीन्स क्या हुआ, 16 का ए तो नहीं आएगा ना, डी आएगा। Q से स्टार्ट है, तो Q के बाद सेकंड लेटर देखो क्या आएगा, वही है ना OLLO, कंफ्यूजन होगी। अब ये देखो इसमें देखते हैं हम, E आ गया F, E के बाद आया M, F के बाद क्या किया इसने H, G छोड़ दिया H, H के बाद क्या हुआ I छोड़ दिया, J छोड़ दिया K। ओके, देखो पहले इसने क्या किया, कुछ भी नहीं छोड़ा, जीरो। उसके बाद इसने एक लेटर छोड़ा, फिर दो लेटर छोड़े, और अब की बार हम क्या करते हैं, फिर तीन लेटर छोड़ेंगे। अब की बार हम क्या छोड़ेंगे, तीन, EFGHIJKLMNO। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा O, तो यानी कि QO, यानी कि इसका आंसर तो आएगा हमारा बी। पता चल ही गया हमें। अब फिर भी हमें करके जरूर देखना चाहिए, कई बार क्या हो जाता है कि मिस्टेक भी हो जाती है, फिर भी हम एक बार कर लेते हैं, चेक कर लेंगे। बी के बाद क्या दिया हुआ है, इसको नीचे वाला हमारा हो चुका ना, इसको रब कर दो नीचे वाले, ठीक है। अब ये देखो बी, बी के बाद दिया हुआ डी, यानी सी को छोड़ दिया। डी के बाद है जी, डी के बाद क्या आता है ई एफ, फिर जी, फिर उसके बाद क्या आया एच, ठीक है। एच, एच के बाद आ गया आई, यानी कि पहले एक को छोड़ा, फिर दो लेटर छोड़े, फिर एक लेटर को छोड़ा। अब हम क्या करेंगे, दो लेटर को छोड़ देते हैं, जे के, फिर आता है हमारा, तो यही आंसर था बी। क्लियर। नेक्स्ट, अली बाय अ ग्लास, ए पेंसिल बॉक्स, एक कप, और कितने पे किए उसने, 21 रुपीज शॉपकीपर को पे किया। अली ने तीन चीजें खरीदी हैं, ग्लास खरीदा, पेंसिल बॉक्स खरीदा और एक कप खरीदा, ठीक है। रमेश ने क्या खरीदा, एक कप खरीदा, दो पेंसिल बॉक्स खरीदे, एक ग्लास खरीदा, उसने पे किया 28 रुपीज। फिर प्रीति ने पे किए टू ग्लासेस, सॉरी बाय बाय किए टू ग्लासेस, वन कप एंड टू पेंसिल, एंड पे किया 35 टू द शॉपकीपर। कॉस्ट ऑफ 10 कप की हमने कॉस्ट बताने की क्या होगी, ठीक है। वही इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसको, अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन, तो इसमें वही बनाएंगे हम इक्वेशंस। तो एक ग्लास है, ग्लास को कर लीजिए x, प्लस कीजिए, पेंसिल को कर लीजिए y, और कप को कर लीजिए z। तो उसको कितने पे किए, 21। राकेश है, उसने एक कप, कप के नीचे कप लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखना। मैंने ग्लास, पेंसिल, आप एक काम करो इसको ना XYZ की बजाय हम नाम से लिख ले ताकि याद रहे। ग्लास को जी था, ठीक है, ग्लास को हम उसी से ही लिख लेते हैं, ग्लास प्लस में पेंसिल प्लस में कप, किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है, ठीक है। 21 उसने पे की। राकेश बाय वन कप, कप के नीचे लिख दीजिए कप को, टू पेंसिल बॉक्स, प्लस में टू पेंसिल बॉक्स हो गए, वन कप टू पेंसिल बॉक्स एंड वन ही ग्लास है तो वन ग्लास हो गया। और उसने कितने पे किए हैं, 28 रुपीज, ठीक है। अब प्रीति ने क्या किया, टू ग्लासेस लिए हैं, वन कप लिया, ये चीज ध्यान रखना, इक्वेशन जिसके नीचे जो है वही लिखना है।
और 2 पेंसिल है, 2 पेंसिल के नीचे 2 पेंसिल, तो उसने पे किए 35 रुपीज। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 10 कप निकालने हैं। तो अगर आपको 1 कप की मिल जाएगी तो 10 की भी मिल ही जाएगी। तो हमने फाइंड आउट करना है सी को। ठीक है, सी। तो अब एक एक करके इक्वेशन ले लीजिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, g प्लस p प्लस c इज इक्वल टू 21, g प्लस 2p प्लस c 28। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, सबके साइन चेंज कर दो। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2p में से 1p गया, p माइनस इज इक्वल टू में माइनस का इसको करा 7, तो यानी कि p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, p की हमारी कितनी वैल्यू आई, हमारी 7। p हमारा 7 आ गया, तो इसको पुट कर सकते हैं हम। अब हमने निकालनी है एक वैल्यू और, ताकि हमारी निकल सके। p हमें 7 दिया हो, यानी कि g प्लस c इज इक्वल टू 21 माइनस p। p कितना है, 7। तो g प्लस c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 14। ठीक है, g प्लस c हमारा क्या आ गया, 14 आ गया। अब हम इसको पुट कर देंगे g प्लस c को, तो दो इक्वेशन सेम उसमें आ जाएंगी। g प्लस c में ले आएंगे एक इक्वेशन को और, 2g प्लस 2p प्लस c। तो अब इन दो इक्वेशन को ले लीजिए, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, g प्लस 2p प्लस c इज इक्वल टू 28, 2g प्लस 2p प्लस c कितना आ गया, 35। तो वही साइन चेंज करेंगे हम, सबके कर दीजिए। तो ये कैंसिल हो गया, 2p ये भी कैंसिल हो गया। g की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस जी किसके इक्वल आ गया, लेस करोगे इसमें 35 में से 28 लेस करो, 7 आ जाएगा। यस, तो g की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हमारा क्या आ गया, g भी 7 आ गया। ओके, तो g हमारा कितना आ गया, 7 प्लस में c, इसी में वैल्यू पुट आउट कर दी हमने 14, और c की कितनी आ जाएगी हमारी, कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। ठीक है, अब c, यानी कि एक कप की आपकी वैल्यू आ गई, एक कप की वैल्यू आ गई 7 रुपीज, और आपने कॉस्टिंग कितनी करनी है, 10 कप्स की निकालनी है। तो 10 कप्स की जो आपकी कॉस्ट आएगी, तो 10 कप की निकालनी है, तो 10 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई में 10 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 70। 17 का आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, क्लियर हुआ। बस इसमें इक्वेशन बनानी है आपको। ठीक है, इक्वेशन बस ये ध्यान रखो, ग्लास के नीचे ग्लास होना चाहिए, पेंसिल के नीचे पेंसिल, कप के नीचे कप, तीनों इक्वेशंस बना लीजिए, फिर दोनों दो दो इक्वेशन करके इनको सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो इक्वेशन सोल्व करके हमारा आ जाएगा आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन विच रुपीज 32,000 एट 8.5% पर एनम फॉर पीरियड फ्रॉम 10th फरवरी से 24 अप्रैल 2019। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम, डिवाइड किससे करेंगे हम, 100 से करेंगे। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 32,000, रेट दिया हुआ है, और टाइम हमको ये दिया हुआ है। पहले तो आप टाइम को कैलकुलेट करो कि टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 10 फरवरी से लेकर 2019 है। ठीक है, ये ध्यान रखना जब भी फरवरी की बात हो, तो ये ध्यान रखना कि लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि तभी पता चलेगा ना, एक दिन का डिफरेंस है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 2019 है तो 28 डेज है। ठीक है, तो 28 डेज में से 10th डे, यानी कि कितने बज गए, 18 डे बज गए फरवरी के, प्लस करेंगे टाइम में, मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, अप्रैल में कितने दिन बोले हैं, 24 बोले हैं, तो इन सबको ऐड करेंगे,
8 प्लस 9, 9 प्लस 4 13, 3 7, यानी कि टोटल कितने डेज हो गए? नंबर ऑफ डेज कितने? 73 डेज। ठीक है, तो 73 हम ईयर में लेंगे, तो क्या करेंगे हम? 73 को डिवाइड करेंगे 365 से। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारी? 32,000। रेट दिया हुआ है हमें 8.5, तो डाउन में लगा दीजिए 10, यानी कि 100 मल्टीप्लाई में 10। टाइम कितना दिया हुआ है? 73, डिवाइड में आ जाएगा हमारा 365। तो इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 30 से, तो 30 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 5 से करेंगे हम इसको, 77, और 5 से इसको करेंगे 17 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा बेटा, 3, क्योंकि 15 बच गया ना, तो 73। ठीक है, तो 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा। 32 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 से, करो, तो इतना आ जाएगा इसका आंसर। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 544, तो आंसर आ जाएगा इसका 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शॉपकीपर परचेज ए बाईसाइकिल फॉर रुपीज 1250। एक शॉपकीपर ने क्या किया है? परचेज करी है एक साइकिल को 1250 में। ठीक है, और उसने स्पेंड किया 20% ऑन इट्स रिपेयरिंग। उसको रिपेयर करवाया उसने, 20% उसका एक्सपेंस आया, और उसने उसे बेची कि 1650 रुपए में। तो अब आपको ये बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना परसेंट हुआ। ठीक है, तो इसको करेंगे। सबसे पहले तो देखो, उसने परचेज किया, शॉपकीपर ने क्या की शुरू में? उसको परचेज परचेज किया उसने कितने रुपीज में? 1250। 20% उसने स्पेंड किया उसके ऊपर, रिपेयरिंग का खर्चा, रिपेयर पर, तो उसने 1250 मल्टीप्लाई करेंगे 20%, कितना आ गया? 250 रुपीज। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल उसको कॉस्ट कितनी पड़ी? कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल कितनी कॉस्ट पड़ती है उसको? 1500 रुपीज। ठीक है, यानी कि उसको रिपेयरिंग का खर्चा भी हो गया, उसका परचेज भी उसने की, उसको 1500 की पड़ी, और उसने उसको सेल क्या किया? सेलिंग प्राइस 1650 रुपीज। ठीक है, तो उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। उसने उसको ज्यादा में सेल किया, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है हमारा? माइनस कर दीजिए सीपी को, तो आगे इसका 150, यानी कि रुपीज 150 उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। बट हमने क्या निकालना है? परसेंटेज में निकालना है। तो 150 डिवाइड करेंगे इसको हम, कितना था हमारा? 1500। देखिए, जब हम कॉस्ट प्राइस लेंगे, कभी भी ये ध्यान रखो कि जिसपे हमने परचेज किया वो नहीं निकालेंगे, तब हम हमारे जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हमारा रिपेयरिंग के साथ ही रहेगा। तो अगर हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो हम इसी पर ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर इस पर हुआ है 1500 की हम, तो इसमें हमारा 150 का क्या आया? प्रॉफिट आया। तो परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला ये हो गया इसका। तो कितना आ गया हमारा? 10। तो 10% उसको क्या हुआ है? गेन, प्रॉफिट। तो 10% गेन प्रॉफिट क्या हुआ? नंबर 2। ठीक है, कैसे हुआ? पहले हमने एक बाईसाइकिल को परचेज किया 1250 में, फिर हमने उस पर रिपेयर का खर्चा किया क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी, तो रिपेयर पर हमारा खर्चा आया 250 रुपीज का। तो टोटल कॉस्ट हमें अब कितनी पड़ गई? वो 1500 रुपए में वो हमारी साइकिल पड़ गई। तो 1500 रुपए में जो हमें पड़ी, उसके बाद हमने उसको सेल किया 1650 में, तो उसमें से उसको लेस कर दीजिए, तो आपको प्रॉफिट हुआ 150 रुपीज का। कितना परसेंटेज हुआ? परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, डिवाइडेड करेंगे उसको कॉस्ट प्राइस से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, लास्ट क्वेश्चन। रमन वॉक
एट 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रमन का दिया हुआ है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। रूपा साइकिल, वो साइकिल से आती है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको कंप्लीट करती है। टुवार्ड्स ईच अदर, वे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। वट वॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। वेन दे स्टार्टेड, इफ दे मीट आफ्टर 48 मिनट्स, अगर वे 48 मिनट्स के बाद मिलते हैं तो उनकी स्पीड कितनी होगी। सॉरी, स्पीड नहीं, डिस्टेंस कितना है उनका। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन करो, उसमें क्या पूछ रहा है, क्या आपको गिवन है, वो ध्यान से समझो। उसके बाद जो आपको निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लो। डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी दी हुई है आपको, 2 दी हुई है। आप सोचो स्पीड कौन सी ले हम। टाइम दिया हुआ है हमें 48 मिनट्स का। ठीक है, तो हमें स्पीड कौन सी लेनी है। स्पीड आपको दोनों की लेनी है। ठीक है, अब पूछोगे मैम दोनों की स्पीड क्यों लेनी है हमें, क्योंकि अब आप ये बताइए, देखो अब ये रमन है। ठीक है, रमन है और एक क्या है, रूपा। रमन यहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। ठीक है, वो यहां से आ रहा है और ये रूपा क्या कर रही है, साइकिल पे आ रही है। ठीक है, ये अपनी साइकिल को भगा के अपना आ रही है। ठीक है, तो यानी कि ये यहां से चल रहा है, ये यहां से, यानी कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। इसकी स्पीड अलग है, उसकी स्पीड अलग है, लेकिन स्पीड तो दोनों की लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों की स्पीड लेके चलेंगे, डिस्टेंस सेम है हमारा। स्पीड अगर ये स्पीडली चलेगा तो यानी कि इससे ज्यादा क्या होगा, वो इस यहाँ पर आके मिल लेंगे। ठीक है, यानी कि वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेगा इसकी बजाय। ठीक है, अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो वो क्या करेगी, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी, वो यहाँ पहुंच जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मिलेंगे। हमने ये नहीं बताना है कि कौन कितनी स्पीड से चल के कौन पहले पहुंचेगा। हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है इनका डिस्टेंस, कि वो कितने डिस्टेंस पर दोनों जने चलकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका स्पीड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले निकालो स्पीड, 20 + 25, तो कितनी हो गई उनकी स्पीड, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर। ठीक है, तो हम जब भी कभी भी क्वेश्चन करेंगे उनकी यूनिट्स को सेम करेंगे। तो और हमें जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 48 मिनट्स। ठीक है, अब मैं इसको आवर्स में चेंज करूंगी। अब पूछो मैम आवर्स में क्यों चेंज करना है, हमें मल्टीप्लाई तो करना है, हम कर देंगे। नो, क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें जो स्पीड दी हुई है वो आवर्स में दी हुई है। ठीक है, यानी कि वो 45 किलोमीटर चल रहा है पर आवर की स्पीड से। तो हमें टाइम दिया हुआ मिनट्स में, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मिनट से आवर में चेंज करेंगे। अगर आप इसको चेंज करें या फिर स्पीड को चेंज करें, ठीक है, बात एक ही होती है, लेकिन करना सेम यूनिट में होता है। ओके, तो 45 मिनट्स है, अगर इसको आवर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय में 60 आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो स्पीड हमें दी हुई है 45, इंटू में 48, डिवाइड कर दीजिए 60 से। सॉल्ट आउट करेंगे, 60, ठीक है, 36, यानी कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 36 किलोमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा C। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि हमने डिस्टेंस निकालना है, स्पीड दोनों की दी हुई है, हमें उनको ऐड करके ही हम वहां रास्ते में जहां पर भी मिलेंगे, ये मैटर नहीं करता कि रमन पहले पहुंच रहा है, रूपा पहले पहुंच रही है। हमें सिर्फ डिस्टेंस बताना है, तो उनकी स्पीड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। टाइम को मैंने मिनट से आवर में चेंज किया, क्योंकि हमें जो स्पीड दी हुई थी वो आवर में दी हुई थी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी मैंने थे क्वेश्चंस, जो भी मैंने सारे करवाए हैं आपको, सभी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड करवाए हैं। मींस मैथमेटिकल रीजनिंग में जो जो कंसेप्ट आपको करवाने थे वो उनसे रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए। तो इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ध्यान से कीजिए, बहुत इंफॉर्मेटिव रहेंगे आपके लिए, बहुत मैटर करेगा आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन किए हुए आपको। अगर आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करते हैं तो आप 10 मार्क्स अपने सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि मैथ्स ऐसा नहीं है कि आप क्रैम करके कर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत इजी वे में कोशिश की आपको बहुत अच्छे से करवाने की,
जिस ट्रिक से मैंने आपको करवाया है, आप उसी ट्रिक से अपने क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना, डेफिनेटली क्लियर आपके हो जाएंगे क्वेश्चंस। कोई प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर